अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कहा जाता है कि देयर इज़ नो डल मोमेंट इन पाकिस्तान एंड मोस्टली इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को चैलेंज करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा नशिस्त का इंतज़ाम किया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है जिसमें नून लीग समेत तमाम अपोजिशन जमातें जो है उसमें शिरकत करेंगी। इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ पिछले साल भी हमने देखा कि जून में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है अपोजिशन ने मुनक्किद की, जिसमें यह फैसला किया गया था कि पिछले साल के आखिर में एक इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा, मूवमेंट चलाई जाएगी ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। तहम जमात मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद पहुंच के और आके यहाँ पे बैठ भी गए, उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन दो बड़ी जमातें जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके कंटेनर के ऊपर तो हमें दिखाई दी लेकिन उनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद हमने देखा कि मौलाना साहब काफ़ी ज़्यादा दोनों जमातों की क़यादत से नाराज़ रहे एक लंबे अरसे तक। अब अपोजिशन क्या करने के लिए जा रही है, चूंकि हुकूमत का ये दावा है और उनका ये क्लेम है और इल्ज़ाम भी लगाते हैं अपोजिशन पे कि सिर्फ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए, मुकदमात से बचने के लिए ये सारी नशिस्त का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान सहर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अनवर बेग साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका भी। और जनाब जैगम खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, जैगम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सहर साहब, आपसे बात का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि जो सिचुएशन अपोजिशन की इस वक्त है, चूंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि अपोजिशन जो है वो डिवाइडेड है, और उसकी दो एग्जांपल्स पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में दी थी कि चेयरमैन सेनेट जो जिस हाउस में आप हैं उनके खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो डिस्पाइट द फैक्ट कि अपोजिशन के पास ज्यादा नंबर थे लेकिन वो डी सीट नहीं कर सके चेयरमैन सेनेट को। इसी तरह हमने अभी जो फैटफ का जो कानून था, ज्वाइंट सेशन जो चंद रोज पहले ही हुआ, उसमें भी हमने देखा कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हमें मतलब इस लिहाज से इकट्ठी नहीं नजर आई कि हुकूमत के उस बिल को डिफीट कर पाती। सो आप क्या कहती हैं कि इस नशिस्त के बाद आप लोग क्या अहदाफ हासिल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में अहदाफ के बारे में तो अब चीज़ें बहुत सामने आ गई हैं वाज़े होके, क्योंकि आपको जो बुखलाहट नज़र आ रही है हुकूमत की, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानात पे बयानात, तो ये बता रहे हैं कि बुखलाहट कितनी है। अभी जो आप फैटिफ के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा उस कानून साजी का साथ दिया जो मुल्क के मफादात में थी, जो मुल्क के मफाद में नहीं थी, जहाँ पे आपके शहरियों के बुनियादी हकूक तलब हो रहे थे, वहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हम अमेंडमेंट लाना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से लेजिस्लेशन को बुलडोज किया गया, और मैं ये कहूँगी कि नंबर ना होना और नंबर के जब चैलेंज कर दिया जाए, रिकाउंट ना कराना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि स्पीकर ने किस रूल के तहत जो है जब चैलेंज हो गया नंबर तो रिकाउंट करने से वो क्यों गुरेजा थे। सबको पता है कि ये बुलडोज किया गया, सबको पता है कि ये कराया गया। पहले इस हुकूमत ने IMF की तमाम शराइतें मानी और उनके आगे सरनगू किया। अच्छा उनके मैडम, आगे स्पीकर के खिलाफ पीपल्स पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए स्पीकर साहब को डी सीट करने के लिए? बिकॉज जिस तरह की उसके बाद हमने देखा पिछले 3-4 दिनों से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है अपोजिशन की जानिब से, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द स्पीकर। सो डू यू थिंक कि उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद आना चाहिए? कल उन्होंने अपना शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में कहा कि अभी तो कोई ऐसा हमारा फैसला नहीं हुआ। देखिए, बात ये कि कल APC हो रही है, मशावरत के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेंगी। ये अलग बात है कि स्पीकर एतमाद खो चुके हैं अपोजिशन का, क्योंकि वो जो स्पीकर का जो मनसब है उसको उसका वकार और उसकी इंटेग्रिटी और उसको वो कायम नहीं रख सके। उन्होंने एक PTI के रुकन का तो किरदार अदा किया, लेकिन वो हाउस को मुनसिफाना तरीके से चलाने में नाकाम रहे। तो स्पीकर के ऊपर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब
स्पीकर को घर जाना है कि वजीर आजम को घर जाना है? वजीर आजम को घर जाना है, उनकी काबीना को घर जाना है, या और किस किस को घर जाना है? What is इस the बात का strategy of फैसला कल sending an elected government? Because हमने देखा है कि पिछले 3 जो असेंबलियां थी उन्होंने अपना टाइम पूरा किया, और आप लोग पीपल्स पार्टी ने जितना डेमोक्रेसी के लिए सेक्रीफाइस किया है, पाकिस्तान में शायद ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो क्या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डू यू थिंक कि ये एक सही मुतालबा है कि वक्त से पहले उसको चलता किया जाए, या पार्लियामेंट या असेंबलियों को चलता किया जाए? देखिए, पहली बात ये है कि हमारा जमहूरियत को एहतराम ही था कि जो ये लोग अभी तक बैठे हुए थे। वरना अगर आपको याद हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके जिस तरह के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शंस के बाद कोई भी पार्टी आके पार्लियामेंट में बैठने को भी तैयार नहीं थी। लेकिन हमने हर कोशिश पे हर इशू पे कोशिश की कि हुकूमत को बताएं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप इसको निभाएं और बेहतर माहौल बनाएं। लेकिन आपने ये देखा कि पिछले 2 सवा 2 साल के अंदर जो पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिस तरह के हालात हो गए हैं, उसमें अब खामोशी जो है, मैं समझती हूँ कि वो अवाम भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, डेफिनेटली हम कोई भी गैर आईनी तरीका अख्तियार नहीं करेंगे। हम इमरान खान अहमद न्याजी की तरह कंटेनर पे चढ़ के बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हुंडी से पैसा भेजो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल जला दो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि इमलाक चलाओ। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पार्लियामेंट पे हमला करो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। सही है, हम सही है। वही मैं काम आपकी करेंगे तरफ जो जी, आईनी तरीके से होगा। बिल्कुल सही है। बेग साहब, मुझे ये बताएं कि अपोजिशन अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि पिछले साल जो डिसीजन इन्होंने किए, लेकिन बड़ी 2 जमातें जो है वो समहाउ वो चली गई, और अभी मैडम एक फेटफ का जो एक एग्जांपल भी दे रही थी कि उसको बुलडोज किया गया। बट द फैक्ट इज, जो भी स्पीकर साहब ने किया, कानून साजी उन्होंने कर दी, लेकिन 31 अपोजिशन के जो मेंबरान थे वो गैर हाजिर थे, एब्सेंट थे। कुछ जेन्युइन थे, लेकिन काफी उनके अंदर ऐसे थे जो कि डिलिबरेटली यानी वो नहीं आए पार्लियामेंट के अंदर। सो एक डिवाइडेड ऑपोजिशन जो है वो क्या इमरान खान साहब की हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं? थैंक यू वहीद साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो दैट यू आर बैक ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर। अच्छा, जहां तक ये आपका सवाल है और एपीसी की जो आप बात कर रहे हैं जो कल होने जा रही है, टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ भी नहीं होना। ये मिलेंगे, गप लगाएंगे, एक शाम को स्टेटमेंट इशू हो जाएगी और अपने अपने घर चले जाएंगे। तो द प्रॉब्लम इज दैट हर पॉलिटिकल पार्टी के स्केलेटन्स हैं कबर्ड के अंदर, एंड दे आर वेरी सीरियस मैटर्स रिलेटिंग टू मैल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन ऑफ देयर गवर्नमेंट जब वो गवर्नमेंट में थे। तो दे आर फाइटिंग अ बैटल कि भाई ये किस तरीके से इमरान खान पीटीआई गवर्नमेंट टॉपल हो, इलेक्शन के एक फेज में चले जाएं। बट आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूँ, जैसे किसी ने कल कहा था कि ऑपोजिशन विल कंप्लीट इट्स 5 years टर्म, तो कुछ भी नहीं होना। ये सबों के अपने अपने मसले मसाइल हैं और ये अपने मसले मसाइल तय करेंगे। I don't think PTI government could be toppled, neither the speaker could be toppled. देखिए, जो भी रूलिंग पार्टी होती है ना, ऐसे ही है गुल्ले से ये सब अमेंडमेंट्स और जॉइंट सिटिंग्स के रेजोल्यूशंस पास होते हैं। आई मीन पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने देखा, जिसका मैं हिस्सा था, पीटीआई, ये अपना नून लीग वाले भी यही किया करते थे। तो ये दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें कोई गिला की बात नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ कि ये जो एपीसी कल होने जा रही है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक हल्ला गुल्ला होगा, टीवी के ऊपर आएगा, एंड एंड रिजल्ट 0/0 होगा, एंड बिजनेस विल बी एज यूजुअल फ्रॉम मंडे मॉर्निंग। तो मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी फेयर फॉर द पीटीआई कि भाई ये गवर्नमेंट टॉपल होने जा रही है। ना कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ये नहीं ला सकते। आपने जैसे आपने कहा कि वो स्पीकर के इलेक्शन में आपने देख लिया, सेनेट के स्पीकर कह रहा हूँ, ये सेनेट चेयरमैन और जी। फिर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में देखा। फिर आपने ये कल परसों जो हुआ पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग में, वो आपने देखा। तो ये बंदे गायब होना, जो मैं ये समझता हूँ कि जो मॉनिटरिंग जज है, मॉनिटरिंग जज वो बड़ा सख्त है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है और सबको ये मालूम है। बस अब आपको पता है कौन है, अब छोड़ते हैं ना इस बात भी को। करे ना,
बहरहाल बीबी समझने वाले समझ गए, वो आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, सब समझते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस दैट द गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट को कुछ नहीं होना. आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पीटीआई, बट कीपिंग आवर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि जब होना है तो 1 मिनट में हो जाएगा. तो ये ऐसा कोई सिलसिला नहीं है. बस ठीक है, एक हल्ला गुल्ला होगा, कल टीवी पे सब कुछ आएंगे, लाइव दिखाया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. नवाज शरीफ साहब अगर बात करना चाहते हैं लंदन से, या जरदारी लेकिन वो साहब बात करना डॉक्टर चाह रहे हैं. शहबाज गिल साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने तो एक ट्वीट के जरिए वॉर्न कर दिया है मीडिया को, मतलब हम लोगों को, कि भाई ये और नहीं उनको सर, अगर आपने किया तो अब फिर शहबाज कैमरा गिल विल इज अ वेरी बिकम वुड बी इन एक्शन. वही शहबाज गिल इज अ वेरी लो रैंकिंग जेंटलमैन इन पीटीआई व्हाट वी नो ऑफ. तो आई डोंट थिंक सो उसकी कोई स्टेटमेंट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो स्पीच कर रहे, करने दें भाई, कैमरा को ना बीच में इन्वॉल्व करे. क्या है, नॉट गोइंग टू फॉल. नवाज शरीफ साहब, मेरी असेसमेंट ये है कि उन्होंने पाकिस्तान आना ही नहीं है. वो उस वक्त आएंगे जब उनकी डील होगी. वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना आप. आई मीन ही इज नॉट अ फाइटर. हाँ, पीपल्स पार्टी इज अ फाइटर. पीपल्स पार्टी करती है ये काम, एजिटेट करती है. वो एजिटेट नहीं करते, वो डीलें करती हैं. वो जिस दिन उनका डील होगा वो आ जाएंगे. आप शहबाज शरीफ साहब की आप एटीट्यूड देखे ना, कितना माइल्ड है. मतलब है ना, वो ही में ना शी में. तो ऐसे तो नहीं सियासत होती ना. तो ये नवाज शरीफ साहब भी देखे ना, अगर तो वो सच्चे हैं, सब कुछ है भाई. आप 8 हफ्ते के लिए आपको छुट्टी मिली है कोर्ट से, आप 10 महीने लगा रहे हैं. सही है. आप यू आ नहीं रहे, हाँ, इलाज हो रहा है. he should have तो been मैं ये समझता हूँ, in Pakistan. I mean he should defy. I mean ठीक if है. he's मैं जैगम साहब से जरा जैगम जैगम साहब से एक सवाल कर लूं. जैगम साहब, मुझे ये बताइएगा कि शिबली फराज साहब ने आज, जैसे मैडम भी पहले कह रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो बुखलाहट का शिकार है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी मीडिया के ऊपर. उन्होंने कहा जी कि मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है. क्या समझते हैं आप कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अपोजिशन का जो मिलना है वो जो भी करप्शन के केसेस उनके खिलाफ हैं उनसे बचने के लिए, और जो गवर्नमेंट अक्सर कहती रहती है एनआरओ मांग रहे हैं, ये उस हवाले से है ये एपीसी? देखिए, ये तो हुकूमत का नैरेटिव है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और एफएटीएफ के मामले को हुकूमत अपोजिशन से जोड़ रही है. देखिए, एफएटीएफ जिस मनी लॉन्ड्रिंग की बात करती है वो मनी लॉन्ड्रिंग है जिसका दहशतगर्दी से ताल्लुक होता है. एफएटीएफ की उस मनी लॉन्ड्रिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है जो अमूमी कारोबार से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग होती है. आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में एक रकम से ज्यादा जब टैक्स चोरी हो तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में ही आती है. लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो कानून बनाया गया है उसमें जो अमूमी मनी लॉन्ड्रिंग है और जो टेररिज्म से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें फर्क को खत्म किया गया है. तो एक तरीके से उसमें ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि उस कानून को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए. तो मैं समझता हूँ अपोजिशन का यहाँ पे तो आवाज उठाना बिल्कुल ठीक था. इसी तरह दहशतगर्दी के हवाले से भी कानून साजी में जो उन्होंने इतराज उठाया उसमें भी वजन मौजूद है. अब क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए इकट्ठी हो रही है? देखिए, उन पर जो दबाव है वो दबाव तो एक फैक्टर बन रहा है. उस दबाव को आप खाली मनी लॉन्ड्रिंग कह लें, लेकिन जिस तरीके से नैब के थ्रू उन पर दबाव है, दूसरे इदारों की तरफ से जिस तरीके से वो दबाव में है, ये दबाव तो गालिबन एक अहम वजह है अपोजिशन के साथ आने की. कि अपोजिशन जो 2-2.5 साल से एक जगह पे ठीक तरह से इकट्ठी नहीं हो सकी थी, कोई अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाई थी, और एक अहम पेशरफ्त आपको उस लिहाज से नजर आ रही है. लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, जो एपीसी होने जा रही है, उससे ज्यादा अहम वाकया हो चुका है, और वो एपीसी है जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने बुलाई. देखिए, बार कौंसिल और वकला पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और वकला का इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपोजिशन के साथ चले जाना और एक नैरेटिव बिल्ड करना, यानी वो नैरेटिव जो अपोजिशन का नैरेटिव हो सकता है, अपोजिशन के नैरेटिव को सपोर्ट करना, अपोजिशन को इस बात पे सपोर्ट करना कि जो इस वक्त
اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ ٹھیک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. شہری اور شخصی آزادیوں کے معاملے پر اپوزیشن کو سپورٹ کرنا یہ قانونی معاملات ہے. اگر پاکستان کے وکلاء کی سب سے بڑی باڈی وکلاء کی سپورٹ مل جاتی ہے اپوزیشن کو تو یہ اپوزیشن کے لیے بڑا ایک تقویت کا باعث بٹ ڈو یو تھنک اٹ کین ٹاپل ڈاؤن دا گورنمنٹ؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں ٹاپل ڈاؤن کیونکہ ہم نے جب مشرف صاحب کے دور میں ریسٹوریشن آف ججز کی جو موومنٹ چلی تھی لائرز کی اینڈ آلموسٹ آل دا اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز دے ور سپورٹنگ دا لائرز، لیکن وہ مشرف صاحب کو اس وقت نہیں ظاہر ہے کہ وہ کر سکے، گرا سکے انٹل کے الیکشن ہوئے اور پھر زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو صدر بنایا گیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اس طرح کی مثالیں تو بہت ہی کم ہیں کہ اسٹریٹ کے ذریعے حکومت کو، ایک جمہوری حکومت کو یا غیر جمہوری حکومت کو بھی ٹاپل کیا جائے. یا تو ایوب خان جو ہیں، ایوب خان کا میرے تو ذہن میں وہ واحد مثال ہی ہے جس میں اتنے بڑے مظاہرے ہوئے تھے کہ پاکستان کی حکومت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور مہینوں کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کے بعد ایوب خان کو جانا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ایک مارشل لا ہی لگا تھا. بھٹو صاحب کے دور میں 77 میں الیکشن کے بعد بھی ہوا تھا جب بھٹو صاحب کو جی ایک اسٹریٹجی کے ذریعے جیا. جی لیکن اگر ضیاء الحق صاحب ماشاء اللہ نہ لگاتے، ضیاء الحق صاحب کو ماشاء اللہ لگانے کا موقع ضرور مل گیا تو معاملات طے ہو لیکن چکے اگر تھے وہ آلموسٹ. لگا لیتے تو معاملات حل کرنے کا امکان موجود تھا. جی. لیکن جو قریبی ہمارے پاس سب سے قریبی مثال ہے وہ تو خود عمران خان صاحب کی تحریک ہے نا. مسلسل وہ سڑکوں پر رہے، انہوں نے دھرنے کیے، مظاہرے کیے، لیکن مسلم لیگ نواز کی حکومت کو تو وہ نہیں گرا سکے. اور نہیں گرا سکے. جی میری رائے میں یہ مقصد بھی نہیں ہے اپوزیشن کا. اپوزیشن جو ہے زیگم صاحب میں ایک شارٹ بریک لے لوں اگر اجازت ہو، پھر میں آتا ہوں. بریک کے بعد ناظرین گفتگو کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے جو آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سحر کامران صاحبہ، شبلی صاحب اور جس سے حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی پی ایم ایل این جو ہے خصوصاً وہ یہ سارا جو کچھ یہاں پہ اسلام آباد میں اے پی سی کی صورت میں دکھائی دے گا وہ اپنی لوٹی ہوئی رقم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ میرے خیال میں یہ باتیں ان کی اتنی ہی گھس گئی ہیں جتنے جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. ٹھیک ہے، یہ جو حکومت جھوٹ کے اوپر قائم ہوئی ہے، میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کر کے ان کو مزید جو ہے وہ شرمسار نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو. ابھی بالکل بیگ صاحب نے بتا دیا کہ جی مانیٹرنگ جج، ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے الگ الگ نام لے کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کھڑے نہیں ہیں، ان کو کھڑا کیا گیا ہے. اور یہ اپنی نالائکی، اپنا نکما پن، اپنی بری کارکردگی کا ملبہ بھی اداروں پہ ڈال رہے ہیں. تو جو ان کی خراب کارکردگی ہے اس کا الزام بھی کہیں اور جا رہا ہے. تو ان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کو کس جگہ پہ لے جا رہے ہیں. انہوں نے ملک کی بنیادیں اتنی کمزور کر دی ہیں کہ اس وقت خاموشی بہت، میں سمجھتی ہوں کہ ایک جرم ہو جائے گا. اور اگر بات یہ کہ اتنا ہی کرپشن کے اوپر یہ سنجیدہ ہے تو جہانگیر ترین کو کیوں انہوں نے جانے دیا، علیمہ باجی کو کیوں جانے دیا؟ 5 بی آر ٹی کی بسوں کو آگ لگ گئی، پہلے وہ منصوبہ اتنا لیٹ ہوا، اس میں اتنی بے قاعدگیاں تھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ تھی، اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی کارروائی کی؟ پھر وہ معلم جبہ تھا، پھر وہ جو ہے بلین ٹری سونامی، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی یہ حالات ہیں کہ آج کتنے دن ہو گئے وہ موٹر وے پہ انسیڈنٹ، پہلے جو ہے وہ آپ ادھر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے، پھر وہ کال جو ہے اس کو لیک کرتے ہیں، پھر مجرم کو فرار کراتے ہیں، پھر ڈرامہ بازی کرتے ہیں اور پھر اس کی تعریف لیکن کرتے ہیں. میڈم گورننس کے ایشوز تو بالکل ہیں، لیکن اپوزیشن دیکھیں گورننس، آپ مجھے بتائیں گورننس کے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ افیکٹ کر رہے ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے اور معیشت کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. بٹ انفارچونیٹلی اپوزیشن کی جانب سے جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو وہ مقدمات کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، وہ پرائم منسٹر اور نیب کی گٹھ جوڑ کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے. وہ بات یہ کہ یہ نریٹو جو ہے نا حکومت بلڈ کرتی ہے. یہ جو ان کا جو ایک وہ ٹیم ہے نا، کور ٹیم، جن کا کام ہے سارا دن آپ لوگ کاؤنٹر کریں نا. اگر وہ کوئی بیانیہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو اپوزیشن کو اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے. جو ایکچوئل عوام کے ایشوز ہیں اس کے اوپر زیادہ بات ہونی چاہیے. پھر سندھ کے حوالے سے میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ جتنی خرابیاں انہوں نے پیدا کی، آپ لوگ سندھ میں 13 سال سے تقریباً 12 سال سے 13واں سال شروع ہو چکا ہے حکومت میں ہیں،
وہاں پہ بھی تو گورننس کے ایشوز ہیں. میں جواب دے دوں جی پلیز گو ایڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ جہاں پر آپ اپنی اتھارٹی اپنے ریسورسز استعمال کر کے صرف نریٹو بلڈنگ پہ کام کرتے ہو، ٹائیگر فورس پہ کام کرتے ہو، 41 ملین جو ہے انفارمیشن سے نکالتے ہو صرف اپنے ٹرولز بھرتی کرنے کے لیے، وہاں پہ اپوزیشن کی آواز تو سلب ہوتی ہے. اپوزیشن نے جو باتیں کی وہ عوام کی جو مشکلات ہیں انہی کی باتیں کی. ہم نے بجلی کی بات کی، ہم نے پانی کی بات کی، ہم نے مہنگائی کی بات کی، ہم نے بے روزگاری کی بات کی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر چلتا کیا ہے، اپوزیشن کی آواز جو ہے وہ میوٹ ہو جاتی ہے اور چلتا ایک نریٹو ہے جس کو سارا دن، کیونکہ یہ کھڑے اسی کے اوپر ہے، انہوں نے عوام کو ایک ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے اسی ایشو کے اوپر. اب سندھ کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں سب کے سامنے کہ سب سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ سندھ سے آئے ہیں. سندھ کی بات کرتے ہیں، سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ سندھ کا ہے. سندھ کی بات کرتے ہیں، کووڈ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ سندھ کی تھی. سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جو تھر سے بجلی پیدا ہونی شروع ہوئی، جو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں 162 ارب کا وہ بھی نہیں دیتے، 1100 ارب کا بیان کرتے ہیں اس میں بھی وہ 800 ارب جو ہے وہ سندھ کے، اور وہ بھی آپ نے نہیں دینے. آپ نے تمام منصوبے ڈیلے کیے، آپ این ایس سی ایوارڈ نہیں دینا چاہتے، آپ کے 14 ممبرز ہیں وہ صرف جو ہے انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے ڈھکنے چوری کرتے ہوئے گٹر کے اور اینٹیں اٹھاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. دیکھیے یہ پرابلم ہے جہاں پر ایک فیڈرل گورنمنٹ ہر روز اپنے ہی ملک کے صوبے پتہ کرنے کے چکروں میں ہو، جہاں پہ وہ کہیں جی آپ ڈرامے دیکھیں ترکی کے اور ہاتھ میں تلواریں پکڑ لیں، وہاں پر آپ کس چیز کی امید رکھیں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں عوام کی ایشوز کی، کیونکہ یہ جو بے روزگاری ہے، جو فرسٹریشن ہے، سیاسی جرم بھی بڑھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کا ریڈ زون ابھی کرائم سپاٹ بن گیا ہے، یعنی ایم پی اے اور ایم پی اے کے رشتے دار جو ہے وہ فائرنگ اور سیشن جج کو مار کے ٹائم میں پکڑے جاتے ہیں. آپ نے امریکن ایمبیسی کا مراسلہ دیکھا کہ انہوں نے الرٹ جاری کیے تو پتہ چلتا ہے کہ جی پولیس والوں کے گھر پہ چوری ڈاکے ہو گئے. یہ تو حالات ہیں. یعنی آپ یہ عوام کے مسائل ہیں. ہم نے مہنگائی پہ بات کی، چینی کی قیمت پہ بات کی، انہوں نے چینی جو بگا دی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نیب کی بات، میں نیب کی بات تو میں کر رہی ہوں، اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں نے بھی ایک بریف بنایا اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو امریکہ کی بدنامی ٹھیک ہو گیا میڈم، میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. بیگ صاحب جی، اور نیب کے زیر ریاست 12 لوگوں کی بیگ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے دیٹ از پارٹ آف دا پاور، نون لیگ کے اپنے مسائل ہیں، تو اس قسم کی اپوزیشن کیا عمران خان صاحب کو چیلنج کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ بیگ صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں. جی بیگ صاحب. وہی صاحب جیسے میں نے جیسے آپ کو کہا نا، میں نہیں سمجھتا کہ ایک دل سے ایک پش آئے گا کل کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہل جائے گی. نہیں، دیکھیں جی، میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس بڑے خطرناک سکیلیٹنز ہیں اندر. I mean they are just trying کہ بھئی کسی طریقے سے ان کی کرپشن کیسز پیک اپ ہوں یا ڈسلوج ہوں یا جو کچھ ہو، کیونکہ انہوں نے جو شرائطیں پیچھے نیگوسیشنز میں رکھی تھیں، جو اخبارات میں ہم نے دیکھا، وہ they were quite frightening کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ کنڈیشنز ڈال رہی تھی فار پاسنگ دا بلز. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے پرابلمز بتھیرے ہیں. یہ ایک فیس سیونگ کل ایک ان کی کلیکشن ہو رہی ہے، یہ ملیں گے، جیسے میں نے کہا اسپیچیں کریں گے، اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھتے رہیے گا. بیگ صاحب یہ بات ٹھیک ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ دا گورنمنٹ شوڈ سیٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر ایز ویل؟ مطلب پالیسیز کے حوالے سے دیکھ لیں ان کی پرفارمنس. ظاہر عمران صاحب ایک ایمبیشیس انسان تھے، 22 سال تک وہ سٹرگل کرتے رہے اور انہوں نے لوگوں سے بہت زیادہ وعدے کیے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک مایوسی کی طرف عوام جو ہے وہ بڑھ رہی ہے بیکاز آف دیئر ڈیسیژنز اینڈ پالیسیز. وہ بات آپ کی کریکٹ ہے. گورننس از ویری پور. فیڈرل گورنمنٹ لے لیں یا آپ پنجاب گورنمنٹ لے لیں، ٹو دیٹ میٹر ایون کے پی گورنمنٹ لے لیں، وہ آپ کی بات 100% کریکٹ ہے کہ بھئی دی گورنمنٹ از ویری ویک ایز فار ایز گورننس از کنسرنڈ. اگر میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اپوزیشن لیڈرز کے اتنے کرپشن کیسز نہ ہوتے اور یہ جینیون پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی، پی ٹی آئی کی حکومت 2 دن نہیں چلے گی، 1 سیکنڈ کے اندر ٹپل ہو سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ. اب آپ دیکھیں نا
30 MNA सेनेटर्स गायब हो गए। ये नंबर गेम था ना कि भाई ये 25-30 आदमियों को झटका दो, बाहर करो तो कुछ भी नहीं होगा, एंड द गवर्नमेंट विल हैव स्मूथ सेलिंग। वो तो फिर ऑपोजिशन बेंचेस को पता चल गया कि भाई हमारे बंदे कम हैं, तो उन्होंने कहा भाई रादर देन गेटिंग डिफीटेड इन द हाउस इन जॉइंट सिटिंग, इट इज बेटर कि हम वॉकआउट कर जाए, कि ऑन रिकॉर्ड आएगा कि जी हम वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट कर गए, उनको स्मूथ सेलिंग मिली, उन्होंने धड़ाधड़ बिल पास कर लिए। ये हमेशा होता रहा है, दिस इज नथिंग न्यू इन द पार्लियामेंट। ये तो पीपल्स So पार्टी के दौर में हाउस भी हुआ है, डिवाइडेड यूपी कैन नॉट के भी। डिवाइडेड हाउस जो है अपोजिशन का, वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जाहिर है कि वो चैलेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ दे पे कैन नॉट चैलेंज हिम। नाज़रीन एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे यहाँ पे क्विकली, और वापस आके जैगम साहब की तरफ चलते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैगम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे बिलावल साहब ने ट्वीट किया कि जी नवाज शरीफ साहब से बात हुई और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पार्टिसिपेशन, पीएमएलएन ने अपनी पार्टिसिपेशन की जो नॉमिनेशन है उसको भी डिक्लेयर कर दिया है, सामने आ गई है कौन कौन से लोग वहां पे शामिल होंगे। अगर नवाज शरीफ साहब एक प्रिज्यूम कर लेते हैं, अगर वो खिताब करते हैं, डू यू थिंक कि पॉलिटिकली उनको फायदा होगा या पॉलिटिकली उनको फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो एक बीमारी की प्ली के ऊपर अदालत से टाइम लेके लंदन में बैठे हुए हैं, जो टाइम भी एक्सपायर हो चुका है और उसके ऊपर अदलिया जो है वो भी हियरिंग भी कर रही है। देखिए भाई साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो लीगल इशू है, और लीगली हमें मालूम ही है, और आपने बताया कि किस तरीके से वो इस वक्त लंदन में है और इस वक्त उनका वहां पे रहना एक लिहाज से गैर कानूनी हो चुका है। दूसरी बात सियासी है। अब जो पहली बात है, ये वो चीज है जिस पे पीटीआई नैरेटिव बिल्ड कर रही है, और उसमें यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर हैं, वो भाग चुके हैं, वो नहीं आ रहे। अब उसके जवाब में मेरे ख्याल में मुस्लिम अपनी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालेंगे। एक तो ये उनका शामिल होना एपीसी में मेरे ख्याल में बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ आज एक और भी डेवलपमेंट हुई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिए, यूट्यूब पर भी बना लिया, ट्विटर पर भी बना लिया, फेसबुक पर भी बना लिया, और ट्विटर और फेसबुक पर उन्होंने अपने मैसेज भी शेयर कर लिए, वोट को इज्जत दो, ये उनका पहला मैसेज था। तो जाहिर है नवाज शरीफ एक बड़े लीडर हैं, मुस्लिम लीग नवाज एक बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। अब नवाज शरीफ जब बोलेंगे तो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो तो पीटीआई का ही जो नैरेटिव है उसको लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की जो अपनी फॉलोइंग है, जो यकीनन बहुत सी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मतलब एड्रेस कर सकते हैं वहां से वीडियो लिंक के जरिए फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस? जी वो जरूर करेंगे, मेरे ख्याल में यही वो करने जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं और वहां से एड्रेस भी करने जा रहे हैं। हुकूमत जो करेगी और जो कर सकती है वो ये है कि उनको जो चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन पर उनके पैगाम को नशर करने की इजाजत नहीं देगी। लेकिन हमें मालूम है सोशल मीडिया दे विल ट्राई टू रीच टू द पब्लिक। बिल्कुल सही है। मैडम मुझे ये बताइएगा कि आप समझती हैं कि ये जिस किस्म की आप लोग एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं उसमें ये डिस्कशन काफी ज्यादा होगी कि अपोजिशन की जो सूरत हाल है, डू यू थिंक कि कोई फायदा आप लोगों को होने वाला है इससे, या ये एक अगले इलेक्शन की एक तैयारी के लिए आप लोग सारे जो हैं वो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि ये बहुत जरूरी है। आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ये हमारे फायदे की बात नहीं है। ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है हुकूमत, ये बिल्कुल गलत कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान जिस किस्म के मसाइल पाकिस्तान को दरपेश है, आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देख लें, वो ममालिक जो हमेशा से पाकिस्तान के दोस्त थे, इन्होंने उनको दूर कर दिया है कि किस किस्म के हालात चल रहे हैं। इन हालात में आप फिर हमसे पूछते हैं बार बार कि आप अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे। जहां पे इतनी बेरोजगारी है, जहां पे कितने अवाम जो है एक बड़ी तादाद में सजाए गुर्बत से नीचे चले गए हैं, डेफिनेटली कल जो एपीसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईली रिप्रेजेंटेड है।
इसमें जो फैसले होंगे वो बिल्कुल मशावरत के साथ होंगे और जो फैसले हो जाएंगे उन पे अमल भी होगा। बिल्कुल अगर ठीक ये है। टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। बेग साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब के एड्रेस से, डू यू थिंक देयर वुड बी अ थ्रेट टू द गवर्नमेंट? एक दूसरा, जाहिर है कि लीगल इश्यूज तो रहेंगे कि लोग ये सवाल करेंगे जी एक बीमार आदमी जो इलाज के लिए गया था वो अपनी एक्सपायरी उसकी हो चुकी है उस टाइम लिमिट की और अभी आने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए जी, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को बैन नहीं करना चाहिए, उनको ही शुड बी अलाउड टू स्पीक। हेवेंस, एज आई सेड, हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, लोगों को भी, इतने भी लोग बेवकूफ नहीं है कि जी 2 महीने की छुट्टी लेके वो गए, आज 10 महीने हुए और प्लेटलेट्स का तो अभी नाम ही नहीं सुनते। सो दैट वाज ऑल फेक। तो मैं ये समझता हूँ लोग इतने बेवकूफ नहीं है। लेकिन बेग साहब, 22 करोड़ प्लेटलेट्स जो हैं वो एक अंडरस्टैंड। पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ भी तो सकते हैं। मतलब एक मरीज जो है जी आज अगर वो वेंटिलेटर पे है तो दूसरे दिन बात वो सुने वार्ड ना। में आके चौथे दिन जो है वो बाहर घूम भी सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई थिंक। देखिए, when he was in Lahore, every 2 hours platelets count आ रहे थे टीवी के ऊपर। राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट अपेरेंटली दे weren't करेक्ट। अब बाद में ये पता चला है। बट अब जब से वो यूके में है, कोई आपने मेडिकल बुलेटिन इशू की भी है? वो डॉक्टर एक लॉरेंस करके हैं, इधर इज अ श्रीलंकन और इज एन इंडियन ओरिजिन जेंटलमैन, तो वो एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं जो इनका तल्लक भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ नहीं होना। एंड इनफैक्ट इफ ही स्पीक्स टुमारो, आई थिंक मियां साहब विल हैव मोर प्रॉब्लम्स एज फार एज लीगल इश्यूज आर कंसर्न, जो यहाँ पे कोर्ट्स में पड़े हुए। तो आई डोंट नो, आई मीन आई एम श्योर उन्होंने लीगल एडवाइस भी ली होगी और ये जो स्पीच करने जा रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ पीटीआई हुकूमत को कि बैन ना करे, लेट हिम स्पीक, लेट जरदारी बिल्कुल साहब ठीक है, ऑल्सो स्पीक, बिल्कुल ठीक कोई है। फर्क बहुत नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान सहर साहिबा, जैगम खान साहब, अनवर बेग साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।